नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भगवान जगन्नाथ आरती के साथ मत्स्य उत्सव का हुआ आगाज। सुबह चित्रकला प्रतियोगिता, शाम को कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फिर से अलवर हुआ शर्मसार। थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो एसपी से लगानी पड़ी पीड़ित को गुहार। मतदाता सूची को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान। टपुगड़ा स्थित राजकीय विद्यालय में निकाली जागरूकता रैली। आजादी के इतने सालों बाद भी गरीब को नहीं मिल रहा न्याय। समुदाय विशेष की दबंगता के चलते 7 साल से भटक रहा है पीड़ित परिवार। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे वितरण से जुड़े कार्यों को सरलतापूर्वक आम आदमी तक पहुंचाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अलवर जिले से जुड़े अलवर नगर विकास न्यास के अधिकारी व कर्मचारी सरकार की इस योजना में ऊपरी कमाई का रास्ता तलाशते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों की कार्य उदासीनता के चलते अब अधीनस्थ कर्मचारी व अधिकारियों की नियत रिश्वत के बाद पट्टे आवेदन जुड़ी महिलाओं की असमत पर भी टिकने लगी है, जो बेहद ही चौंकाने वाला है। इसी तरह का एक मामला अलवर शहर में अब प्रकाश में आया है, जिसके तहत पीड़ित सरकारी स्कूल से जुड़ी शारीरिक शिक्षक महिला ने सीमा सोनी ने अलवर नगर विकास न्यास से जुड़े सहायक अभियंता नरेंद्र शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पट्टे दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का न सिर्फ आरोप लगाए हैं, बल्कि जानबूझकर पट्टे के मामले में देरी करते हुए उसकी असमत पर गलत नजर डालने की भी बात कही है। इस मामले से जुड़ी महिला सीमा सोनी ने बताया कि अलवर शहर में शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जब वह बुद्ध विहार स्थित सरकार से जुड़े कैंप में पट्टे आवेदन की जानकारी को लेकर पहुंची थी, तो वहां यूआईटी में कार्य सहायक अभियंता नरेंद्र शर्मा से इस दौरान मिली। उसके बाद नरेंद्र शर्मा ने न सिर्फ महिला को पट्टे अभियान से जुड़े कैंप में दलालों की उपस्थिति का हवाला देते हुए महिला का काम अपने स्तर पर कराए जाने की बात कही, बल्कि कई चरणों में वह महिला के साथ लगातार फोन व उसके घर जाकर बातचीत करने का प्रयास करता रहा। इस दौरान आरोपी अभियंता ने महिला को अपने कार्यालय में शाम 5 बजे बाद बुलाने का भी पूर्ण प्रयास किया और इशारों में वह महिला को कई बार यह कहता भी नजर आया कि पैसा तो ले लेंगे, लेकिन वह महिलाओं से लगातार फोन पर बात करती रहे तो उसकी फाइलों का काम आसानी से हो जाएगा, जिसे लेकर महिला व उसके परिवार के लोग बेहतर तरीके से समझ गए कि यह यूआईटी से जुड़ा अधिकारी न सिर्फ पट्टा दिलाने के नाम पर उसके मकान से जुड़े 2011 के तहत रेगुलर हुए कार्य को फर्जी विभिन्न दस्तावेजों के बीच में उलझाकर उससे पैसा वसूलने के साथ साथ महिला पर गलत निगाह भी बनाना चाहता है। जिसके बाद महिला अपने पति व अपनी भतीजी के साथ गुरुवार को अलवर यूआईटी कार्यालय में पहुंचकर मामले की शिकायत यूआईटी सचिव से करनी चाहिए। वहीं इस दौरान काफी देर तक महिला को शिकायत करने से जुड़े अधिकारियों का इंतजार करना पड़ा। इस बीच जब इस मामले से जुड़े सहायक अभियंता नरेंद्र शर्मा को मामले की भनक लगी तो वह कार्यालय में अपने कक्ष पर ताला लगाकर मौके से गायब हो गया। ऐसे में आप स्वयं सुनिए पीड़िता महिला व उसके परिवार ने किस तरह के गंभीर आरोप प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े नगर विकास न्यास की कार्यशैली व नगर विकास न्यास से जुड़े इस सहायक अभियंता नरेंद्र कुमार शर्मा पर लगाए। ये हुआ कि बुद्ध विहार में जब कैंप लग रहे थे ना ये लोग, तो ये यूआईटी वालों ने कैंप लगाया था, तो मैं वहाँ ये जानने गई थी कि कैसे पट्टा मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं कि पट्टा कैसे मिलता है। तो वहाँ गए तो 1-2 लोग मुझे मिले, फिर ये भाई साहब भी मिले अलग से कि आपको स्पोर्ट्समैन हूँ और ये हूँ, भैया अपने आप बड़ाई कर रहे। मैंने सर ऐसे ऐसे हमारा काम है। फिर उन्होंने पूरी बात सुन ली, बोले ठीक है मैडम, ठीक है आप बाद में बात करूंगा आपसे, एक बार साइड में आओ। मैं ठीक है भाई। फिर मैं तो वहाँ से चली गई पता करके। नाम क्या है इनका जो मिलेगी? नरेंद्र शर्मा। मैं ये पता करके चली गई वहाँ से। फिर इनका वापस फोन आया 5 मिनट बाद में मेरे पास कि मैडम आप चले गए क्या? बोला नहीं, मैं अभी यहीं हूँ, थोड़ी दूरी गई हूँ। बोले एक बार वापस आ जाओ। फिर मैं वापस गई। बोले मैडम ऐसा है, देखो ये तो दलाल है और ये तो आपसे पैसे खा जाएंगे और अपन काम करा देंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे और वैसे। मैंने ठीक है सर। फिर मैंने इनसे वही पूछा, सर फिर आप भी कुछ लोगे क्या पैसे वगैरह? बोले नहीं नहीं, आप देख लेना, आप जो सम्मानजनक समझो वो दे देना। मैंने अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में हम वहाँ से चले गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप एक काम करो, एप्लीकेशन लगाओ, फाइल तो निकलवाओ। यहाँ पर ये आए फाइल निकलवाने के लिए, इन्होंने एप्लीकेशन लिख दी। तो 2 दिन बाद इनको ये जवाब मिला, आपकी फाइल तो खो गई। ठीक है। उसी दिन मेरे पास नरेंद्र शर्मा जी सर का फोन आया कि मैडम आपकी फाइल मिल गई क्या? मैंने सर अभी पूछती हूँ अपने हस्बैंड से। फिर मैंने इनको कॉल किया, मैंने फाइल मिल गई? वो तो इन्होंने बोला नहीं फाइल तो खो गई अपनी, उन्होंने ये बोला आपकी फाइल तो खो गई। फिर मैंने सर को वापस फोन किया, मैंने सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ बार बार। बोले नहीं नहीं आप तो बस फोन कर लिया करो। मैंने सर हमारी तो फाइल ही खो गई, वो तो ऐसे बोल रहे हैं। बोले ठीक है, फाइल तो मैं निकलवा लूंगा। फिर इन्होंने अपने सोर्स लगा के फाइल निकलवाई और उसके 500 रुपये भी दिए हमने,
फाइल निकलवाने वाले लिए इन्होंने मांगे, ये मेरे हस्बैंड और ये मेरी भांजी, इन दोनों ने निकलवाने के दिए। फिर उसके बाद में आपका काम हो जाएगा और ये है, ठीक है, आपका तो क्लियर है सारा काम। फिर हम 2 दिन बाद फिर इनसे वहाँ पर रंजीत नगर में गए, दोबारा रंजीत नगर में था, फिर वापस कैब, फिर ही हमको मिले वहाँ पे। तो इन्होंने ऐसे बोला कि ना हाँ आपकी तो 2 लाख रुपए लगेंगे आपके। फिर मैडम मतलब पूरे पट्टे की कार्रवाई में इतनी आपको सरकार को फीस जमा करानी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तो गलत बता रहे हैं, 2-2.5 लाख नहीं, अपने ज़्यादा पैसे लगेंगे इसके। तब हम वहाँ पे गए, फिर हमने इनसे बोला सर कितने पैसे क्या लगेंगे, बोले नहीं, और आप भी बताओ कितना क्या लेंगे, आप किस हिसाब से लेते हो। बोले हम तो लोगों को देख के लेते हैं, किसकी क्या स्थिति है, मतलब किसकी कितनी है हैसियत है। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में फिर हमारे घर आए शाम को। बोले मैं शाम को घर पे आता हूँ पूरा हिसाब लगा के। घर पे आए शाम को, फिर शाम को घर पे हमने देखा तो ये इन्होंने बोला कि 25-30 हजार दे देना। फिर 10,000 पे आई बात ले देके कि ठीक है 10,000 दे देंगे। ठीक है भाई चलो, हमको क्या पता है यहाँ पे बिना पैसे के काम ही नहीं होते, क्योंकि जिससे भी हम पूछे हो तो सभी कहें कि पैसे लगते हैं, यहाँ पैसे लगते हैं। ठीक है भाई 10,000 हो गए। फिर उसके बाद में सर, क्योंकि हमारी फाइल क्या है 2017 में हमारी विज्ञप्ति निकल चुकी है, हमारी फाइल क्लियर थी, लेकिन हम लोगों को इतनी समझ नहीं थी ना कि क्लियर फाइल पे कुछ नहीं होता, सीधा पट्टा मिलता है। ये तो मेरे हस्बैंड ने बाद में बताया मुझे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने सीधा पट्टा मिलेगा। मैंने ठीक है। फिर उसके बाद में इसने जाने क्या, इसने सोचा फाइल क्लियर है और अभी तो 10,000 तो बहुत कम है, और ये हमारे घर आके देख गया तो उसको लगा इसकी स्थिति तो अच्छी है, पैसे दे सकते हैं। जबकि हम बॉम्बे से आए, जबकि ये लोग तो बॉम्बे से हैं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे हस्बैंड भी, तो घर वगैरह भी देख के इनको लगा ये पैसे देंगे। क्या बताई इस आदमी ने अपनी, क्या है यही है, नहीं बताई थी, यही है। डेपुटेशन क्या है वहाँ से, नगर परिषद से। उसके बाद में ये है ना, हमको एक बार मिला भी, हमसे फिर मिलने गए, रास्ते में मिला हमें, हमने कोई 1 घंटे से बात भी की। तो इसने बोला, उस दिन बोला नहीं यार पैसे लगेंगे तुम्हारे, और ऐसे काम नहीं होगा सहजता से। तब भी हमने बोला नहीं 10 में ही है। फिर उसके बाद में ठीक है, आगे फिर चलते रहे। फिर इसने अभी मुझे एक दिन फोन किया कि मैडम, मैंने इसको आगे के 3-4 बार फोन किया, क्योंकि कोई जानकारी नहीं मिल रही कि हो क्या रहा है, कहीं पट्टे की जो कैंप चल रहे हैं खत्म नहीं हो जाए और हमारा काम ही नहीं हो। फिर इसको वापस मैंने फोन किया दिन में 2-3 बार, इन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर इनका दिन में फोन आया, मैडम ऐसा एक काम करो, आप शाम को ना, आप स्कूल से कितने बजे छूटते हो? मैंने सर मुझे तो शाम को, मैं तो 5 बजे तक छूटती हूँ, 5 बजे आती हूँ मैं अलवर। तो आप एक काम करो, 5 बजे बाद आ जाओ मेरे ऑफिस में। अब मेरा एक बार तो दिमाग खराब हो गया कि एक तो 5 बजे बाद यूआईटी का ऑफिस बंद हो जाता है, तो मैं क्या करूंगी वहां जाके। मेरा रूम नंबर 112 है। फिर भी मैं घर आई, मैंने सोचा अपन तो नहीं जाएंगे, पर मैं जैसे घर के लिए जा ही रही थी, रास्ते में इनका फिर कॉल आ गया, हाँ मैडम क्या हुआ, आप आ रहे हो क्या, कितने बजे तक आ रहे हो? फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और हमको पट्टा चाहिए था। मैंने जाने पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात है ऐसी। तो फिर मेरे घर पे मेरी भांजी थी, हम दोनों यहाँ यूआईटी आए 5 बजे के बाद। फिर वहां पे ये झूठी झूठी बातें बना रहा है कि तुम्हारी फाइल पे तो मैडम ने मार्क कर दिया और अब तो कमेटी बैठेगी और फिर कमेटी के सदस्य भी हो सकता है कितने पैसे लें, है? और आप है ना, अब ये आपका काम में तो हो सकता है 15-20 दिन, नहीं तो 1 महीना 2 महीना कितना भी लग सकता है, देखते हैं। फिर भी आप ऐसे निराश मत होइए, 80% तो मैं काम करवा ही दूंगा आपका। फिर उसके बाद में ठीक है भाई, ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा कि जब हमारी 2011 के नियमों के तहत सब कुछ रेगुलर है, तो ये कहता है कि आपकी जो जमीन है वो यूआईटी द्वारा एक्वायर्ड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जमीन रेगुलर हो चुकी है 2011 के तहत। ये मुझे बाद में पता चला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये केवल मूर्ख बना रहा है अपन को, पैसा खींचना चाहता है ये और ज्यादा। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड गए इससे मिलने, मेरे हस्बैंड से तो ये बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको वो हर चीज समझते हैं ना, तो उनसे तो बात नहीं करना चाहता। हम इंसिडेंट कब हुआ आपके साथ, क्या कहा इस आदमी ने, किस तरह की? बस इसने एक बार तो ये कहा था भाई आप अकेले में आओ, जब भी आप अकेले आना। अकेले आने का क्या मतलब है आप सोचो, क्यों आऊं मैं अकेली? आज क्या बात हुई जो ये अचानक गायब हो गया? आज ये बात हुई ना, कल रात को हमें कॉल पे कॉल किया, कहाँ तक हमारा काम हुआ। कल रात को हमने इसको फोन किया कि भाई हमारा क्या चल रहा है, कॉल पे कॉल लगा रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहा। सुबह मैंने इसको कॉल पे कॉल किया, फोन नहीं उठा रहा है। सर हम कब तक परेशान होंगे, इसके बाद ये तो 4 तारीख ला देगा, हमारा कैंप पूरा कर देगा, फिर इसके हिसाब से पैसे भरते रहे। क्या इसकी मानसिकता लगी आपको, क्या सोच? मानसिकता तो इसकी ये है ना कि ज्यादा पैसे खींचना चाहता है हमसे, और ये औरतों की इज्जत पे क्यों हाथ डाल रहा है? और ऐसे जिसने 1-2 बार ऐसे बोला ना, बस आप तो सिर्फ मेरे से बात कर लो, या फिर जैसे आप अकेले में आना। क्या मतलब है इन 2 बातों से ही समझ में बात हो चुकी थी कि हम काम करवा देंगे, और मैं अकेले में आगे क्या बात करूँ? अभी तक कितने पैसे लिए कुछ? अभी तक पैसे हमने कुछ भी नहीं दिए इसको अभी तक, क्योंकि हमको केवल 500 रुपए दिए फाइल निकलवाने के। जो इंसिडेंट है क्या लग रहा है आपको, क्या
मानसिकता है, ये तो कह रहे हैं प्रशासन शहरों के संग ये सब झूठ है। लेकिन है ना, ऐसे लोग गुस्से हुए हैं, इसलिए सरकार की योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है। हम खुद सरकारी कर्मचारी, हम आगे होकर सबकी मदद करते हैं बिना एक पैसे लिए। हमारे स्कूल में भी लगाया ये कैंप, हमने हमारे स्कूल में सबकी मदद करी है अच्छी तरह, उन लोगों के साथ मिलके। ऐसे लोग भरे पड़े। मैं बरखेड़ा स्कूल में हूँ सीनियर फिजिकल टीचर। हमारे स्कूल में अभी लगा है 16 तारीख को प्रशासन गाँवों के संग अभियान। नाम क्या हो? सीमा सोनी। मैंने खुद ने वहाँ खूब काम किया है, इनके साथ देखा है। सेक्रेटरी मैडम से मुलाकात हुई? बिल्कुल, आप करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं मैडम का। तब तक हम तो चलो पढ़े लिखे बेवकूफ बन गए, और बेचारे गांव के लोग और जनता जो बिना पढ़े लिखे। क्यों गया यहाँ से अचानक आप लोग? सर मैं बताती हमसे हूँ। बोलता है कि चलो फोन में बात सर देखिए, मैं बॉम्बे से आई हूँ और हमें यहाँ अपनी जमीन का पट्टा करवाना है, ठीक है। हमें यहाँ के यूआईटी अलवर के बारे में कोई जानकारी नहीं, यहाँ का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, किसके लिए कितने दिन लगते हैं। तो हम एकदम इस कैंप में गए, मतलब इस पूरे प्रोसेस में हमें तो नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे कोई ऑफिसर होता है, हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि हम जो वहां पे काम कर रहे हैं उन्हीं से पता करेंगे कि कैसे प्रोसेस है, क्योंकि कोई प्रोसेस तो ऑनलाइन है नहीं कि ये प्रोसेस ऐसा है, ये करना है आपको। तो हम उनसे जाके जब मिलते हैं तो हमें ऐसे बोलते हैं कि आपका काम हम करवा देंगे। तो हमें भी ऐसा लगता है कि अंदर का यूआईटी का ऑफिसर है तो भरोसेमंद ऑफिसर है, कोई एजेंट नहीं है जिससे हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी लेवल पे ऑफिसर हो, अगर कोई अंदर यूआईटी का ऑफिसर आपको हेल्प कर रहा है तो हमें ऐसा लगेगा ना सही कर रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे बोलते हैं कि कितने दिन लगेंगे पता नहीं, आप आके मिलिए, ये करिए वो करिए, तो ये हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन को लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि लोगों को परेशान करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत है कि कोई भी ऑफिसर यूआईटी के अंदर ऐसे काम कर रहा है, पैसे ले रहा है या फिर हमें बुला रहा है और बता नहीं रहा है क्लैरिटी से। वो हमें बताता है मोबाइल स्क्रीन पे, ये देखो मैडम ने ऐसी नोटिंग दे दी है और ये नोटिंग के हिसाब से अभी कमेटी बैठेगी। ये तो जब ये तो हमें नॉलेज नहीं थी कि हमारा काम रेगुलर हो गया है 2011 में, हो चुका है, हमारे पट्टे तो के ऑर्डर हो गए। ये हम बोलते हैं कि हमें आप ये फाइल बताओ, तो बोलता है फाइल नहीं मिलेगी। तो आप सोचिए, अगर हम बॉम्बे से आए, हमें 10 दिन में काम करवाना है, हमें समय की पाबंदी है, ये ऐसे काम करते हैं, हम कैसे मतलब विश्वास करें किसी पे भी यूआईटी के अंदर। पूरा इंसिडेंट है, इसके बाद आपको लगता है कि जो एक प्रोसेस है उसके तहत कार्रवाई होती नहीं होती, लेकिन एक पैसा और कहीं ना कहीं अब दूसरी तरह का इंटेंशन इनके दिमागों में भी चल रही थी। बिल्कुल चल रही है। देखिए सर, बहुत सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे काम सिंपल से होते, ठीक है, तो हमें गाइड करता वो ऑफिसर था अंदर का कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, ठीक है। वो हमें बोलते हैं कि आप करेंगे, आपको बहुत टाइम लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे हर एक जगह से फाइल घुमाने में, मैं आपका काम करा दूंगा। पहले तो उन्होंने पैसे के बारे में भी नहीं बताया हमें, ठीक है। पहले बोले आप अपने हिसाब से दे देना जो आपको सम्मानजनक लगे, ठीक है। फिर हमारे घर पे आते हैं, हमें बताते हैं कि इतने लगेंगे, इतने लोग दे रहे हैं, जैसे फिर इन्होंने प्रशासन शहरों के संघ का कैंप लगाया, घर जाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? सर ये तो आप उनसे ही पूछिए। नहीं, आपको समझ में आता होगा कि क्या मेंटलिटी हो गई है इन लोगों की। खुद यहाँ की ये सेक्रेटरी हमको महिला है। घर पे इसलिए आया था कि मैं आपको शाम को पूरा वो लेके आऊंगा AAO से निकलवा के कि आपकी जमीन के कितने पैसे लगेंगे, आपको सर आप कितने पैसे बताइए, भरने। अगर आप फिर वहाँ जाके तो इसने वो भी बताया और साथ में वो दूसरी बात भी करी। और हमको पता था हमारे पट्टे के कितना खर्चा है, उसके बाद भी 2 लाख कम बता रहा था। हमने सोचा ये हमको गुमराह कर रहा है, हमारा उतना पैसा कम बता रहा था, मैं इतने में काम करवा दूंगा, और उतने में नहीं होने वाला था। तभी भी फिर बोलता मैं तुम्हारे घर आऊंगा। घर इसलिए आऊंगा कि देखूंगा, तो फिर उस हिसाब से मेरी रेट होगी तुम लोगों के हिसाब से। सर एक बार अच्छा, क्या लग रहा है ये जो हो रहा है सारा? सर एक बार वो बात करना चाहती हूँ, बच्ची बात। देखिए, जब सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन शहरों के संग या गांव का अभियान लगाया है, कोई बताने वाला नहीं है कि फाइल कहाँ प्रोसेस होगी। आपकी पुरानी महारानी वसुंधरा जी के टाइम की फाइल जो लगी हुई वही प्रोसेस होगी, नहीं लगेगी, क्या लगेगी, सब घपला है, झूठ है, सब फालतू की बात है, फाइल भी सब फालतू की बात है। सिर्फ पैसे का, जो पैसा दे रहा है काम हो रहा है, ये सब फालतू की बात है। बेहद चौंकाने वाली बात है कि महिलाओं के प्रति अधिकारियों का रवैया, नजरिया जो है वो बेहद अशोभनीय है। देखिए, हम तूने हमसे मांगा, हमने 10,000 में सौदा तय कर लिया, कोई बात नहीं, तेरे को 10,000 दे देंगे, 1,500 तू और ले ले खर्चे के, फिर भी तू 25,000 मांग रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ 2011 के राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है। देखा और सुना आपने किस तरह पट्टे दिलाने के नाम पर यूआईटी से जुड़ा यह अधिकारी विभिन्न तरीकों से महिला को अपने जाल में फंसाना चाहता था। बल्कि यह अधिकारी पट्टे दिलाए जाने के नाम पर बड़ी रिश्वत खाने के चक्कर में भी था, साथ ही महिला की अस्मत पर भी उसकी नजर थी। अब ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ जांच और जांच के बाद कार्रवाई का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे या फिर इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे, यह देखने का विषय रहेगा। शहरों के संघ अभियान के तहत जहां मुख्यमंत्री व स्वायत्त शासन विभाग ये दावे कर रहा था कि आम आदमी की सुविधा के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, ये अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह का अब ये मामला प्रकाश में आया,
कि कहीं ना कहीं रिश्वत के साथ साथ असमत का भी सौदा कर रहे हैं अब यहां से जुड़े अलवर यूआईटी के अधिकारी। जबकि ये चौंकाने वाला तथ्य है कि अलवर यूआईटी की जो सचिव हैं वो स्वयं एक महिला हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति अधिकारियों का ये रवैया बेहद ही चौंकाने वाला है और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित मंत्री को भी कार्रवाई करने की बेहद जरूरत है कि अगर इन प्रशासन से जुड़े शहरों के अभियान में कोई महिला पहुंचती है तो क्या रिश्वत के साथ साथ उसको असमत भी दांव पर लगानी होगी। इस बात की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। खैरतल कस्बे में मातो रोड पर शाम जागरण का आयोजन ओम प्रकाश सर्वेश कुमार भगेरी वाले परिवार की ओर से किया गया। जागरण में श्रद्धालु श्याम भजनों पर नाचते गाते नजर आए। संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि रात को 9:15 बजे से मध्य रात्रि 12:15 बजे तक जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर भजन गायक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। जागरण में बाबा का अद्भुत दरबार सजाया गया। जागरण में विनोद म्यूजिकल ग्रुप की ओर से शानदार संगीत की प्रस्तुति दी गई। जागरण के समापन पर सभी को प्रसादी का वितरण किया गया। संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि पौत्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्याम बाबा की जागरण का आयोजन करवाया गया। धर्म के मार्गदर्शन में विकास की गंगा बहेगी, यह कहना है अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का। जिला प्रमुख छिल्लर खैरतल के निकटवर्ती पेहल गांव के अनंत श्री गोरक्षनाथ आश्रम में आयोजित पंचमी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने कहा कि जिले के विकास के लिए सामूहिकता से कार्य किए जाएंगे, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आश्रम महंत प्रभातीनाथ महाराज व एमपीएस धर्म सिंह चौधरी की क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति की मांग पर अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने कहा कि जल्द ही पानी की बोरिंग कराई जाएगी और पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए उचित योजना बनाकर ऐतिहासिक कार्य किया जाएगा। पेहल के अनंत श्री गोरक्षनाथ आश्रम के महंत बाबा प्रभातीनाथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज हित में कार्य करना चाहिए और धर्म के बताए मार्ग पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। महोत्सव के विशिष्ट अतिथि किसान नेता शेर सिंह चौधरी ने कहा कि धार्मिक आयोजन सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर देश भर से आई सत्संग मंडलियों ने गुरु महिमा का गुणगान किया व श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इससे पूर्व गुरु गोरक्षनाथ, शिव गोरक्षनाथ, दादा गुरु श्यामनाथ, दुर्बलनाथ महाराज आदि संत प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर पंचमी महोत्सव का आश्रम महंत प्रभातीनाथ महाराज ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन आर कॉलेज अलवर के प्राचार्य डॉक्टर हुकुम सिंह निर्भय ने किया। स्वामी संत हृदयराम पुष्कर राज के आशीर्वाद एवं स्वामी सिद्ध भाव के मार्गदर्शन और जीव कल्याण सेवा समिति के सहयोग से सहाय हॉस्पिटल जयपुर के तत्वाधान में निशुल्क नेत्र जांच शिविर अर्जुन हॉस्पिटल अंडर ब्रिज के पास खैरतल में लगाया गया। समिति के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया, शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन निशुल्क किए जाएंगे। शिविर में आने वाले मरीजों को दवाइयां व नजर के चश्मे निशुल्क दिए गए। शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन वालों को ले जाने के लिए व्यवस्था निशुल्क की गई। ऑपरेशन सहाय हॉस्पिटल जयपुर में किए जाएंगे। कैंप संयोजक प्रभु आहूजा व राजकुमार केसवानी ने बताया कि 25 नवंबर को शिविर में 165 रजिस्ट्रेशन हुए। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए 15 मरीज चिन्हित किए गए व 125 निःशुल्क दिए गए। शिविर की व्यवस्थाएं मनोज आहूजा, कशिश बुधवानी, हर्षित कुमावत, वीरा पंजाबी, मीरा पंजाबी, ऋतु, रीना, मनीषा, हर्ष आहूजा, मीना आदि ने संभाली। अलवर सांसद बालकनाथ ने गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए जहां जिले से जुड़ी जल संचार व्यवस्था को लेकर जिला स्तरीय जलदाय व प्रशासनिक स्तर पर की गई अब तक की कार्रवाई पर जानकारी मीडिया के साथ साझा की। वहीं इस प्रेस वार्ता से पूर्व सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री द्वारा 2024 तक भारत के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाए जाने की योजना पर जिला स्तरीय प्रगति को लेकर रिपोर्ट भी मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानी। इस मौके पर अलवर सांसद बालकनाथ ने इस योजना के तहत किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए अलवर में जल प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई योजना के माध्यम से बेहतर प्रयास किए जाने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ सभापति बीना गुप्ता की ट्रैप मामले में सीधे तौर पर बीना गुप्ता को दोषी न ठहराते हुए न्यायालय का हवाला देकर अपनी जवाबदेही से बचते भी नजर आए। साथ ही दूसरी तरफ कांग्रेस शासनकाल के दौरान एसीबी की कार्रवाई को भी बेहतर बताया। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर कोरोना के तीसरी लहर से जुड़े हालातों को देखते हुए जिले में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर संचालित चिकित्सा व्यवस्था पर भी बेहतर कार्य जल्द शुरू किए जाने की बात कही है, जिसकी एक वानगी आप सुन सकते हैं। ये कांग्रेस की नेता हैं। इससे पहले आप खुद भाजपा के सांसद हैं। आपके पीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और इधर कांग्रेस की सभापति साफ साफ रंगे हाथ पकड़ी गई है। इस मसले में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि एसीबी ने अपना काम किया है। एसीबी एक तरह से भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता है राजस्थान का, और वो समय समय पर अपना काम करता है। जहाँ भी उसको इनपुट जैसे मिलते हैं उसमें काम करता है, और पूरी मैं मानता हूँ कि उनकी तो इच्छा शक्ति सही रही होती है। लेकिन इस पे क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, इसका तो निर्णय कोर्ट करता है।
और कोर्ट में मामला प्रूव होता है। किसी के पकड़े जाने से, किसी पे आरोप लगने से मात्र वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, आरोप को सिद्ध करना पड़ता है कोर्ट के अंदर। रंगे हाथ पकड़ने का मतलब तो देखो ऐसा है कि उनका ये कहना कि कुछ उनके पास पैसे मिले हैं, अब ये तो कोर्ट में सिद्ध होगा ना कि पैसे क्या थे, किस बात के थे। मैं तो कह नहीं सकता हूं ना कि आज वो दोषी है या नहीं है। दोषी तो कोर्ट ठहराएगा, कोर्ट में प्रूव होगा कि किसने क्या किया है। इतना ही कहना चाहता हूं कि एसीबी ने अपना काम किया है। सब तरह की बातें भी होती है, सब तरह के राजनीतिक भी होती है, सब तरह के काम होते हैं, लेकिन एसीबी काम अच्छा कर रही है और अच्छा ही करती रहेगी। और निर्णय कोर्ट करेगा, जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी, जो नहीं होगा उसको कोर्ट बाइज्जत बरी करेगा। आपके पीए पर जो आरोप लगाए गए देखो वो मेरा पीए तो कोई पहली बार था ही नहीं, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति मेरे को जानता है, उसका नाम मेरे पीए के नाम से लेकर बोलना, ये आप सबका काम है, लोगों का काम है। मेरा तो पहली बात तो कोई पीए था ही नहीं। दूसरी बात की जो आरोप लगे हैं उसको कोर्ट में सिद्ध होगा। कोर्ट अगर मानेगा दोषी तो दोषी है तो उसको सजा मिलेगी, उसमें चिंता की क्या बात है। पहली बार आप राजस्थान सरकार में एसीबी जो काम कर रही है उसकी तारीफ कर रहे हैं। देखो मैं इस चीज को अच्छा मानता हूं कि एक भय होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों में भी, जनप्रतिनिधियों में भी, जिस भय के कारण लोग जिस प्रकार की व्यवस्थाएं रही हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त हमें अपने शासन को बनाना है। पारदर्शी हमारी सरकार की योजनाएं बननी चाहिए जो जनता के लिए लाभकारी हों, पारदर्शिता रूप से जनता के बीच में वो योजनाएं काम करें, हर चीज का जनता को पता हो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। इनके लिए जो एजेंसियां काम करती हैं उन एजेंसियों को काम पूरे निर्भीक, उनको स्वतंत्रता रूप से करने देना चाहिए, शासकों को भी। और निर्णय तो कोर्ट करता है, कोर्ट में सब चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होता है। कोर्ट उसमें अपना उनको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि कोर्ट ही उसका निर्णय करेगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। मैं किसी को दोषी दूं तो वो गलत है, मेरे को कोई अधिकार नहीं है और न किसी और को है। गलत है, आज मैं उनको कह दूं कि उन्होंने गलत किया है, इसका निर्णय कोर्ट करेगा। नेताओं की बयानबाजी हमेशा चर्चा में आ जाती है, इस बार नई बयानबाजी सामने आई है। अभी हाल ही में कांग्रेस से जो मंत्री बनकर के गए हैं, गुढ़ा हैं, उन्होंने कहा है कि हम हमारे क्षेत्र में अब हेमा मालिनी नहीं, कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़क बनाएंगे। दूसरी तरफ प्रसादी लाल ने ये कहा है कि भाई शराब पियो लेकिन सरकारी पियो ताकि सरकार को राजस्व तो मिले। ये बयानबाजी कितना उचित समझते हैं, या फिर ये सिर्फ मतलब खुद का श्रेय लेने का मकसद, या कहेंगे इसको गलत बयानबाजी कहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन लोगों को जो ऐसी बयानबाजी करते हैं वास्तविक रूप से उनको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वो राजनीति के लायक ही नहीं है। राजनीति का मतलब है कि लोगों की सेवा के लिए समर्पित भाव से इस क्षेत्र में लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं और उसमें आने के बाद में उनको वो राजनीति के लिए परिपक्व है ही नहीं और जनता की सेवा के लिए वो समर्पित है ही नहीं जो ऐसी बातें करते हैं। और शराब का सेवन करने के लिए लोगों को कहना, लोगों को ये आमंत्रित करना कि आप शराब पियो, मतलब सबसे पहली बात तो आप ये कहो ना कि आप शराब पियो ही मत। और जो दूसरी शराब की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं जानता किस शराब की आप बात कर रहे हैं, कि जो देसी शराब की आपने बात की जो नकली होती है, जो भी होती है, तो आपकी सरकार है, आप देखो ना कि वो ऐसी शराब यहाँ बिकी क्यों रही है। और मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट की शराब को भी आपने बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर दारू की फैक्ट्री बनाती है तो लोगों को वो एक बर्बाद करने का काम ही कर रही है, पैसा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी खराब कर रही है, उनके परिवार को खराब कर रही है। आप राजस्थान प्रदेश की महिलाओं को जाकर पूछो ना, बहुत सी जगह पर राजस्थान में वोटिंग हुई है गाँव के अंदर की, लोगों ने वोटिंग की है बढ़ चढ़कर कि हमारे गाँव के अंदर शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ ये वोटिंग हुई है वहाँ जो है कि लोग जीते हैं और शराब हारी है। एक बार प्रदेश में भी वोटिंग करा लो, कितने % लोग ऐसे हैं कि जो शराब को बंद करने पे अपना समर्थन देंगे। महिलाओं के नाम पर इस तरह के व्यंग करते हैं, गाल, बहुत गलत बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके मैं तो मानता हूं कि उनका क्या उन्होंने शिक्षा ली है और क्या उन्होंने संस्कार लिए हैं, कैसी वो बातें करते हैं। किसी के लिए भी ऐसा बोलना, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर बोलना, मंत्री बनते ही बोलने लगे। ये तीनों मामले जो मंत्री बनने का ही तो एक घमंड है, मंत्री बनने का ही तो एक उनमें ज्यादा उत्सुकता हो रही है इस बात की कि मैं मंत्री बन चुका हूं और अब मैं मतलब कुछ भी बोल सकता हूं। सरकार ने अपना मंत्रिमंडल बना लिया, कि सरकार को लेकर के कुछ कहेंगे कि सरकार अब स्थिर हो गई है, 5 साल जो बच रहे हैं इनके, तो 2.5 साल या 2 साल वो पूरा कार्यकाल करेगी, या इनकी उठाफुटक अभी जारी रहेगी? देखो ये स्थिर होने के ही कार्यक्रम चल रहे हैं, स्थिर रखने के कार्यक्रम चल रहे हैं। लगातार 3 वर्षों से अपने आप को स्थिर रखने के ही कार्यक्रम राजस्थान में चल रहे हैं। ये भी उसका एक हिस्सा है कि अभी पूरा मंत्रिमंडल का इस्तीफा करवा दिया, फिर उन्हीं में से कुछ लोगों को प्रमोट कर दिया, कुछ नए लोगों को बना लिया, कुछ वर्तमान में जिसकी है उसके पक्ष में कैसे उन्होंने अपने पक्ष में इस रुझान को लाने का काम किया है, ये
बड़ी गहन चर्चा का विषय है। इस पर न जाकर इतना ही कहेंगे, ये 2 साल का समय है और 2 साल के समय पर ये सरकार कैसे चलती है, पहली बात तो वो है, और 2 सालों में राजस्थान को और कितना पीछे ये कांग्रेस सरकार पीछे लेके जाएगी, वो चिंता का ये विषय है। परिणाम जो आए हैं पंचायत के चुनाव के देख लें, उपचुनाव विधानसभा के देख लें, आपको लगता है कि भाजपा नेतृत्व में परिवर्तन की कहीं ना कहीं गुंजाइश है या फिर सही है? भाजपा का नेतृत्व बहुत सक्षम है। भाजपा का एक सवाल अब नेतृत्व इसलिए उठ रहा है। संगठन नेतृत्व करता है। यहाँ पर संगठन बहुत सक्षम है। आज हर गली गली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हर बूथ पर कार्य करता है और वो सत्यापित कार्य करता है। किसी संगठन का दिखा दो मुझे, पूरी दुनिया में दिखा दो। जब हार हो जाती है तो बदलाव की बात आती है। देखो, हार कहीं नहीं है। ये जो है कि पार्टी ने संघर्ष किया, पार्टी ने जनता के बीच में गए, जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार किया। हारे नहीं हम जीत के लिए लड़े थे लेकिन हम नहीं जीत पाए, लेकिन हम फिर जीतेंगे। वसुंधरा राजे मारवाड़ में अलग सभाएं करना शुरू कर दिया उसने। नहीं, वो पार्टी की नेता है, पार्टी की एक बड़ी जो है कि राजस्थान की 2 बार से मुख्यमंत्री रही है, तो क्या कहाँ जाएंगे? राजस्थान की है, राजस्थान में रहेंगे, राजस्थान में घूमेंगे, राजस्थान के लोगों से मिलेंगे। अलग से सभाएं करने का मतलब ये है कि उनकी राह अलग है। आज मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो क्या मैं आप कल को जाके कहेंगे कि आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं। सब लोग अलग अलग दिशा में, अलग अलग रूप में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लास्ट में एकजुट हो जाएंगे सब। एकजुट है ही, अलग कहाँ हुए हैं? आपको क्यों चिंता हो रही है? परिणाम उल्टे आ रहे हैं। नहीं, परिणाम उल्टे नहीं आ रहे हैं। ये तो सरकार ने जिस प्रकार की कूटनीति, सरकार जो वर्तमान में कांग्रेस की है, किस प्रकार से लोगों को डरा धमका के इन्होंने वोट लिए हैं, किस रणनीति के लिए लिए, वो आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। जब इसका एक पूर्ण रूप से निर्णय आएगा सत्ता परिवर्तन का राजस्थान में, तो वो भारतीय जनता पार्टी का। आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ परिवर्तन की जरूरत नहीं है, मतलब नेतृत्व बदलने की जरूरत नहीं, इसी नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखो, नेतृत्व तो बीजेपी का है, आप इस बात को समझो। भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत नेता हैं और बहुत नेता आएंगे, और आगे आने वाले समय पर अनेकों ऐसे जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्हीं के द्वारा ये पार्टी बनाई गई है, उन्हीं के द्वारा पार्टी को आगे बढ़ाया गया है। वो सब लोग मिलकर ही इस पार्टी को चला रहे हैं, और जब भी होगा, जहां भी होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व होगा। चेहरा चाहे बदले या ना बदले, चेहरे सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। कोई भी चेहरा है, सब भारतीय जनता पार्टी। मजबूत और कमजोर चेहरे भी होते हैं। नहीं, कमजोर नहीं है, सभी मजबूत है। कमजोर एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान है, एक एक कार्यकर्ता समर्पित है देशभक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने संगठन के लिए। सबसे पहला हमारा देश, उसके बाद में हमारा पार्टी, उसके बाद में हमारा परिवार। अभी तक क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं? मैंने उसको कोरोना से पूर्व भी मैंने बात की थी, बीच में कोरोना आ गया। अभी मैं कल परसों भी मैंने बात की है। मैं जल्दी ही उस पर बात करके उसको ओपन करवाने का और उनको हैंडओवर करवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़वाऊंगा। राजनीतिक दबाव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बात हो, अगर उनको करना है तो वो कर दे, लेकिन जनता के लिए बना है, जनता के पैसे से बना है और उसका उपयोग जनता के लिए खोलना चाहिए, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप सांसद हैं, आप कर सकते हैं। मैं भी, आपने मुझे अधिकार दिया है और कोई ये व्यक्ति समझता है कि मुझे अधिकार है तो वो कर दे। हम तो ये चाहते हैं कि वो जनता के लिए खुले। सर, कांग्रेस की सभापति भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई, एसीबी के द्वारा जेल भी गई, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, कई तरह की बातें होती हैं। अब सरकार ने जो, विभाग ने जो काम किया है, एसीबी ने जो काम किया है, मैं उसके विभाग के काम पर बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने, ठीक है, उनके पास कुछ इनपुट होंगे तो उसके संदर्भ में उन्होंने काम किया है। आपके पीए का भी नाम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में आया था। वो सब देखो, सब चीजें होती है विभाग के ऊपर, विभाग की कार्यशैली के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन राजनीतिक भी होता है। अब उसका तो देखो, कार्रवाई तो देखो विभाग का करना अधिकार है, विभाग ने किया है उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन निर्णय करना कोर्ट का अधिकार है। किसने गलत किया है, किसने सही किया है, किसने क्या किया है, उस पर कोर्ट अपनी नजर रखता है और कोर्ट के अंदर जाकर ही वो मामला प्रूव हो पाता है, वो बन पाता है कि किसी ने वास्तव में दोष किया है या नहीं किया है, तो उसका निर्णय कोर्ट करेगा, मैं नहीं करूंगा। एक तरफ भिवाड़ी सहित अलवर एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन में सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। दूसरी तरफ अलवर के फैक्ट्री एरिया से जुड़े क्षेत्रों में डीजल इंजन जनरेटर उपयोग को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, जिसके चलते एमआईए की फैक्ट्रियों से जुड़े कई डीजल इंजन जनरेटर को प्रशासन द्वारा सीज करते हुए प्रदूषण रोकथाम की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऐसे में सरकार व प्रशासन के स्तर पर प्रदूषण रोकथाम की बड़ी कार्रवाई का हवाला देते हुए जिले के प्रदूषण स्तर को घटाए जाने की बात कही जा
जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अलवर शहर में आयोजित मत्स्य उत्सव के दौरान बुधवार शाम महल चौक में होने वाले कवि सम्मेलन के लिए लगाई गई भारी भरकम लाइटों का बोल डीजल इंजन के जनरेटर के माध्यम से खुद प्रशासन कम करता नजर आया। ऐसे में यह बात बेहद चौंकाने वाली थी कि प्रशासन जिन डीजल इंजन जनरेटरों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बता रहा था, उन्हीं डीजल इंजनों के जुड़े जग नेटवर्क के माध्यम से प्रशासनिक स्तर पर हो रहे कार्यक्रमों की कार्यशैली निर्धारित हो रही थी। ऐसे में आप सुनिए इस डीजल इंजन जनरेटर से संचालक का क्या कहना था। 25 नवंबर को अलवर की स्थापना हुई थी। पिछले बार कोरोना के कारण से हम अलवर महोत्सव नहीं मना पाए थे। इस बार कुछ बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिला है। इस ब्रेक का हमने लाभ लिया। इंजन कितनी कैपेसिटी है इसकी? इंजन की कैपेसिटी है 150 में पर फेस के हिसाब से 150 एम्पियर। कितना डीजल खाता है ये लगभग? 15 से 20 लीटर प्रति घंटा। अब ये कितना डीजल खा जाएगा लगभग? इस समय तो टाइम टेबल का नहीं कह सकते। जब प्रशासन जितना अभी चलाएगा वो हिसाब से एवरेज लगाई जाएगी। डीजल आधारित है ये? विद डीजल है। विद डीजल? हाँ। अब इस टाइम डीजल चल रहा होगा ये? हाँ, डीजल से चल रहा है। कहाँ लगा रखा है आप? हाँ लगा रखा है इस समय तो यहाँ लगा, महल चौक में लगा रखा है। मत्स्य उत्सव जो आयोजन हो रहा है। हाँ, मत्स्य सरकार तो कह रही है पोल्यूशन में हमने डीजल इंजन बंद कर दी। नहीं, ये पोल्यूशन से मुक्त है इस समय। सीपीसीबी का इंजन है इस समय। नहीं, कहा तो था ना सरकार ने डीजल इंजन काम में नहीं लेके। नहीं, अभी जॉइंट साइट अभी वो बने ही नहीं है। अभी दिल्ली का कार्रवाई करी थी ना? अभी कार्रवाई करी 2005 से नीचे वालों पर, जो एमआईए में कार्रवाई करी है ना 2005 से नीचे, और बायोडीजल से चला रहे हैं। जो नहीं है सरकार के दांत दिखाने के और खाने के और है सर, ये तो हम कह नहीं सकते। मत्स्य उत्सव कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जहां अलवर शहर के नेहरू गार्डन से लेकर महल चौक तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, वहीं दोपहर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हुए पर्यटकों को लुभाने का प्रयास किया गया। इस दौरान इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए राजा नाम की एक ऊंट को लेकर लोगों में खासी दिलचस्पी देखने को मिली। साथ ही इससे जुड़े मालिक ने बताया कि उन्होंने अब तक तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए तक जमा कर लिए हैं और खास बात यह थी कि बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल में रहने का आदी है। साथ ही हर दिन उसके खाने पर भी काफी खर्च किया जाता है, जिसे लेकर इससे जुड़े मालिक ने जहां इसको सबसे समझदार प्राणी बताया, वहीं ऊंट को अपने परिवार का एक सदस्य मानते हुए बिल्कुल बेटी की तरह रखने की बात भी कही। इस दौरान उनके द्वारा दिखाए गए कर्तव्यों को लेकर भी स्टेडियम में मौजूद लोग खासे उत्साहित नजर आए। कहाँ से आए हो? पचार जिगर बड़ी सीकर से। क्या इवेंट किया है यहाँ अपने मत्स्य उत्सव में? इवेंट? हाँ, मतलब क्या ये ऊंट तो क्या कला कराई? नृत्य लड़ते हुए? नृत्य भी। किस तरह के नृत्य कराते हो? जैसे चौटाला है, धमाल है, जंप है, शेर बैठक में जंप है, खटिया पे जंप है। ये घर पे ट्रेनिंग देते हो? हाँ, घर पे ट्रेनिंग। रोज सिखाते हो? रोज नहीं। कौन सी नस्ल है ये? 700 की। कीमत क्या होगी इसकी? 21 लाख रुपए। कहाँ जाते हो आप लोग? राजस्थान में हर जगह, पूरे भारत में जाता हूँ। ये क्या पर्यटन वाले बुलाते हैं सरकार? पर्यटन विभाग। ये ऊंट कहाँ से खरीदा था आपने? हम सांचौर से। सांचौर से ही लिया था? कितना लग गया इसको ट्रेंड करने में? इसको 1.5-2 साल लग गया था ट्रेंड में। इसकी उम्र कितनी है? अभी ये 17-18 साल का है। और इस ऊंट की उम्र कितनी होती है बस? ये बस 30 साल तक। अभी इसके कोई ग्राहक थोड़ी लगते हैं? नहीं, बेचने का नहीं है मेरे को, ग्राहक रोज लगते। कितना कमा लिया होगा आपने आज तक इससे? इसे करोड़ों में कमा लिया है। करोड़ों कितना जाता है मतलब आपको? खाने पीने में इसका खर्च क्या आता है? खर्चा रोज का 300-400 रुपए डेली का। और अब तक करोड़ रुपए कमा लिए 17 साल में? हाँ। एक ही ऊँट रखते हो और भी है? 2 ऊँट है, 2 घोड़ी है। घोड़ी भी रखते हो? वो भी जाती है इसी तरह? इसी तरह। गाँव में आप अकेले ये काम करते हो? अकेला ही हो। इसका कमाल है, ये चौटाला करता है, धमाल करता है, जंप मारता है, डांसर को लटका के जंप मारता है, गर्दन पकड़ता है, छाती पे पैर रखता है। जो काम होता है ऊँटों में किसी में नहीं है, वो काम करता है। कितना रुपया आपने इससे कमा लिया आज तक? 1 से 1.25 करोड़ रुपए। ये कमाई कैसे हुई? कमाई इसने दिए, नृत्य में जाता है। तो सरकार देती है या कौन देती है? सरकार भी देती है, ब्याह शादी में भी जाते हैं। ब्याह शादी में तो ज्यादा कमाई ब्याह शादी में सरकारों से होती है? दोनों में ज्यादा सरकारी काम। और एक महीने में कितना खर्च होता है इसको खिलाने पिलाने में? 15,000 रुपए मंथली खर्चा है इसका।
ये अब घर का सदस्य किस रूप में, मतलब आपको कैसे याद आती रहती है इसकी? ये बच्चे जैसा है व्यवहार इसका। बच्चे जैसा ही? हाँ। तो आपकी गर्दन भी पकड़ लेता है फिर भी? हाँ, पकड़ता है मेरी गर्दन। ये ट्रेनिंग कौन दे रहा है इसको? इसको मैं ही दिया अभी ट्रेनिंग। ये समझता है कुछ? हाँ, समझता है। बोलने चालने में क्या समझता है? ये जो इंसान समझता है वैसे ये समझता है। आप कभी बुलाते हो, खड़ा करते हो तो कैसे करते हो? बोलने पर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये तो बैठ जाएगा। बैठने के लिए बोलेगा तो बैठ जाएगा। ये करा सकते हैं एक बार? एक बार बोलना जरा। बैठ जा। गुरुवार को अलवर मत्स्य उत्सव के तहत अलवर शहर के सागर जलाशय मूसी मनानी स्थल पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जहां विभिन्न वेशभूषा व विभिन्न जिलों से आए लोक संगीत व नृत्य से जुड़े कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। वहीं इस दौरान सागर जलाशय में नौखा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर द्वितीय वंदना कोरवाल सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर डॉक्टर सुनीता पंकज सम्मिलित हुई। इस दौरान विजेताओं को जहां इस प्रतियोगिता में जीतने व पुरस्कृत किया गया, वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा हमें सागर में वो पैडल वोटिंग करके। मुस्कुराते हुए शहरों का शहर भी कहा जाता है। जी, पार्षद हूँ मैं, वार्ड नंबर 37 मालवीय नगर। करें ऐसे अल्लाह जीते भी हैं आप रेस जैसे लॉर्ड। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर यंग लड़के थे। इसके बाद टोकन नंबर 5 और 6 दंपत्ति ने हरा दिया युवाओं को। मुकेश कुमार। जोश की बात है। ये पहुंच रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप लोग इस तरह का प्रोग्राम? कितनी उम्र से शुरू करी आपने और अब अलवर आए तो कैसा लगा? सारी बात हमने बचपन से 5 साल से कर रहे हैं। कैसे किसी ने सिखाया या आप लोगों का परिवार शुरू से इसी तरह की कला में? हमारा मतलब वो फैमिली बचपन से पूरा गांव ऐसे करता है। अच्छा, अब अलवर आए तो अलवर कैसा लगा? जिस तरह का लोगों का रेस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ अभी तक आप राजस्थान में गए हैं? बहुत सारी जगह पढ़ते भी हैं आप लोग? हाँ। कौन सी उसमें पढ़ते हैं? 8वीं में पढ़ते हैं। पूरा परिवार आपका इसी तरह के लोक नृत्यों में शामिल है? हाँ। परिवार के पिता माँ सब? हाँ, सब। कब से आप लोग इसी तरह के लोक नृत्यों को कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? सर कम से कम इसको करते हैं हमारे को 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। जी। कैसा अनुभव रहा आपका? बिल्कुल अच्छा। इसके जो मेन मुखिया है वो हमारे राम प्रसाद जी शर्मा है। वो भी शिल्पग्राम में गए हुए हैं, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाए। वो दूसरी जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। अलवर आए, अलवर पे आपने किस तरह का आपको रेस्पॉन्स मिला? कैसा लगा? काफी अच्छा मिला सर, काफी अच्छा लगा। अच्छा, एक आप लोगों का ये पूरा ग्रुप है, ग्रुप का कोई नाम है कैसा? जी सर बिल्कुल, इसका ग्रुप का नाम है अलबेरी लोक कला मंडल निवाइटो। कहाँ तक आपने अभी तक का आपका ये सफर रहा? कहाँ तक गए हैं आप? सर ऑल इंडिया, जहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी जा चुके हैं हम। बाहर भी जा चुके हैं। जी। तो बाहर जब आप जाते हैं, राजस्थान का लोक नृत्य है एक तरह से, जी, कैसा लोग रेस्पॉन्स देते हैं उसमें? काफी अच्छा सर। मतलब मिलती है कि अपने यहाँ से ज्यादा बाहर के लोग रिस्पॉन्स देते हैं कि वो लोग इस चीज को जानते नहीं है। यहाँ के लोग तो इसको समझते हैं ना भाई ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वहाँ के लोग जानते नहीं है, तो वहाँ से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, राजस्थान की जो ये लोक कला है, घूमर नृत्य हुआ, आप लोगों के ये जो है इसकी एक अलग ही पहचान है। जी। और एक तरफ दूसरी तरफ आजकल जो सॉन्ग चल रहे हैं, पॉप सॉन्ग चल रहे हैं, तो उनमें जब आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं वो आगे जा रहे हैं या आप आगे जा रहे हैं, कभी ऐसा लगा? नहीं सर, दोनों सिमिलर ये देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम का फर्क है। अब टाइम जब बदलेगा तो कुछ नई चीजें भी आएगी, समय के साथ नई चीजें आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो भी आर्ट ही है और ये भी आर्ट ही है। नहीं, फिल्मों में भी इस तरह की आर्ट को एक अलग पॉप सिंगर है वो। जी सर, वो ये जो समय था ये पुराना समय है, जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नई पीढ़ी का समय है, उस हिसाब से अब बदलाव तो होगा ही सही। हमें कैसा लगा? सबसे पहले हम ये अलवर में आए हैं तो अलवर वासियों को
हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी यूनिट को, जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं और आरटीडीसी को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारी यूनिट को इस लायक समझा। हम राजस्थान की ये जो परंपरा है उसको कायम करने के लिए हमारे को जो ये सौभाग्य प्रदान किया है उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और अलवर वासियों को आज जो अलवर का जो आज जो स्थापना दिवस है उसकी भी हम पूरी बीकानेर की तरफ से हम उनको हार्दिक बधाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अलवर में पहली बार हम बात करें कि मत्स्य उत्सव जब से प्रारंभ हुआ उसमें पहली बार आज अलवर में पैडल बोट सागर जलाशय में प्रारंभ हुआ है और बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया है और इसमें पर्यटन की बहुत सी संभावनाएं भी नजर आती हैं। आज हमने पूरी सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से सिविल डिफेंस की टीम से सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैडल बोट संपादित कराई, बहुत अच्छे से करवाई है और यहाँ के स्थानीय जनता का बहुत ज़्यादा मतलब है, यहाँ पे देखें तो उत्साह के साथ उन्होंने आकर दर्शकों की तरह मतलब चीयरअप भी किया है। तो सागर जलाशय में बोटिंग भी अपने आप में एक ये कहें कि संभावना है जिसे भविष्य में हम फलीभूत करनी चाहिए, ऐसा हमारा जिला प्रशासन का रहेगा। भारतीय खो खो महासंघ की तरफ से आयोजित 31वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में अलवर जिले के गांव नूरपुर से हेमंत पुत्र विजय सिंह का चयन हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूरपुर और गांव नूरपुर के लिए यह प्रथम अवसर होगा कि कोई खिलाड़ी गांव का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहा हो। गांव सहित पूरे खेल प्रेमियों में हेमंत के चयन को लेकर खुशी की लहर है। हेमंत के माता पिता और ग्रामवासियों ने इसका श्रेय हेमंत के कोच देवेंद्र सिंह सिद्धू को दिया। हेमंत 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नांगला ऊना हिमाचल प्रदेश में प्रतियोगिता में भाग लेगा। टीम कोच देवेंद्र सिंह ने बताया कि नूरपुर विद्यालय से ब्रजभूषण, विष्णु, शीतल, संजय कुमार भी राज्य स्तर पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताओं में भी अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। मेरा नाम हेमंत है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मेरे सर का नाम श्री देवेंद्र सिंह सिद्धू है। हमको सर सुबह से शाम तक खिलाते हैं। जैसे मेरे नेशनल संरक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैक्वा ग्रुप।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पालिका प्रशासन ने थाना गाजी अस्पताल को मरीजों के साथ बीमार कर दिया है। नगर पालिका क्षेत्र के सारे मलबे को उठाकर नगर पालिका के वाहन अस्पताल व ITI के पास बने नाले में डाल रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल में रहने वाले चिकित्सक, मरीज परिजन व ITI, पुलिस थाना, अम्बेडकर नगर में कार्यरत कर्मचारियों व छात्रों के साथ रहने वाले ग्रामीणों को बदबू से जीना दूभर हो गया है। सैकड़ों बार नगर पालिका अध्यक्ष को यहाँ पर कचरा नहीं डालने के लिए मना कर दिया गया, लेकिन जानबूझकर नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी यहाँ कचरा डलवा रहे हैं, जिसके कारण बदबूदार हवा से सांस लेना भी कठिन हो रहा है। आवारा पशु सारे दिन इस गंदगी में मुंह चलाते नजर आ रहे हैं। इस मलबे को यहाँ नहीं डालने के लिए ग्रामीणों और अस्पताल कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर नन्नूमल से भी निवेदन किया था। अब चिकित्सकों ने नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल को कचरे को उठवाकर अन्य स्थान पर नहीं डालने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। लघु उद्योग भारती अलवर इकाई ने सामाजिक कार्य की कड़ी में सरकारी विद्यालय प्राइमरी कक्षा के गरीब विद्यार्थियों को जर्सी वितरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीपुरा, मालाखेड़ा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपुरा से संबंधित विद्यालय में आयोजित किया। कार्यक्रम में नरेंद्र भारत विभाग प्रचारक अलवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सानिध्य रहा। विद्यार्थियों को संस्कारित जीवन जीने का संबोधन भी हुआ। कार्यक्रम में संदीप गुप्ता, अमित श्याम सुखा, अनुज कालानी, विनोद अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल की सहभागिता रही। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्य ने लघु उद्योग भारती को आभार व्यक्त किया। कुछ बाल विद्यार्थियों को गर्म जर्सी कार्यक्रम में ही उपस्थिति लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों ने पहनाई, जिसे बच्चों में खुशी देखने को मिली। जर्सी वितरण से सामाजिक सरोकार की एक कड़ी का उद्देश्य पूर्ण हुआ। यह जानकारी देवेंद्र अग्रवाल, महासचिव अलवर इकाई ने दी। रामगढ़ नगर पालिका कार्यालय भवन पर लगने वाला प्रशासन गांव के संग शिविर औपचारिक शिविर बन केवल चिकित्सा विभाग के भरोसे चल रहा है। एक तरफ राज्य सरकार प्रशासन गांव के संग शिविर के माध्यम से 22 विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाकर लोगों की समस्या का समाधान करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कार्यालय भवन पर लगने वाला शिविर केवल औपचारिक शिविर बनकर रह गया है। यहाँ 22 नवंबर से चिकित्सा विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी लोगों को अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ना तो आवासीय पट्टे बन पा रहे हैं और ना ही अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी शिविर में आ रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए अलवर जिले के नगर पालिका क्षेत्रों के शिविर प्रभारी अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता जसविंदर गोयल ने रामगढ़ कस्बे में लगाए जा रहे हैं। प्रशासन गांव के संघ शिविर का निरीक्षण इसके बाद अनौपचारिक बातचीत में बताया कि कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी घमंडी लाल मीणा के पास ग्रामीणों को पट्टा जारी करने के अधिकार नहीं होने के कारण लोगों को पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं। केवल आवासीय पट्टों के लिए ही आवेदन फाइल जमा किए जा रहे हैं। अभी रामगढ़ क्षेत्र के लोगों के आवासीय पट्टे जारी करने के लिए भूमि का सीमांकन क्षेत्र चिन्हित नहीं होने के कारण भी पट्टे जारी करने में विलंब हो रहा है। इधर शिविर में पटवारी तो बैठे हुए हैं, लेकिन राजस्व संबंधी मामले सुलझाए नहीं जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग के शिविर प्रभारी डॉक्टर निशांत शर्मा ने बताया कि 22 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक रामगढ़ नगर पालिका कार्यालय भवन पर मेडिकल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ कोरोना वैक्सीन के प्रथम या दूसरी डोज लगवाने से वंचित रह गए लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा नियमित टीकाकरण किया जाने वाला टीकाकरण भी हो रहा है। शिविर में आने वाले मरीजों के लिए कुछ जांचें उपलब्ध है। शिविर प्रभारी डॉक्टर निशांत शर्मा, डॉक्टर ज्योति दुआ, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, कार्यवाहक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एवं नायब तहसीलदार घमंडी लाल मीणा, बाबूलाल, महेंद्र मीणा, ओम प्रकाश सैनी एवं पटवारी मौजूद रहे। आज यहाँ हमारे नगर पालिका क्षेत्र रामगढ़ में जो है नगर पालिका रामगढ़ में जो है प्रशासन शहरों के संग जो है शिविर का कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि 22 तारीख से लगातार चल रहा है। जिसके अंतर्गत हमारी चिकित्सा विभाग की जो टीम जो है इस कैंप में उपस्थित है और यहाँ पे जो है कोविड वैक्सीनेशन जो कि कोरोना के जो टीके लग रहे हैं उनसे पहली और दूसरी डोज से जो लोग वंचित रह गए हैं उनको फील्ड में से मोटिवेट करके हम यहाँ बुला के उनका जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसी के साथ ही जो नियमित टीकाकरण के छूटे हुए बच्चे हैं उनको भी जो है फील्ड से बुला के ड्यूली तैयार करवा के और यहाँ पे उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ ही 30 से 35 साल की उम्र या उससे अधिक उम्र वाले जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ कैंप में हमारे पास आ रहे हैं। उनकी बीपी और शुगर की जाँच करके जो है गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और जो मरीज मेरे पास उपचार के लिए आ रहे हैं उन्हें हम यहीं से जो है निःशुल्क उपचार और जो ज़रूरी जांचें जो हम यहाँ कर सकते हैं कैंप में वो कराई जा रही है। बाकी जांचों के लिए या फिर और दवाई के लिए फिर हम उसे जो है रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में पीने योग्य पेयजल संकट को देखते हुए सांसद बालकनाथ ने सांसद निधि कोटे से सिंगल फेस बोरिंग एवं टंकी के लिए राशि स्वीकृत की गई, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सिंगल फेस बोरिंग और टंकी लगवाने का
कार्य पूरा कर विद्युत विभाग में कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद विद्युत विभाग ने जारी डिमांड नोटिस भी समय रहते जमा करा दिया। उसके बावजूद भी बोरिंग लगने के 3 महीने बाद भी कनेक्शन नहीं होने से लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इधर कुछ लोग ईंधन डालकर कब्जा कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता अनिल वर्मा ने बताया कि कनेक्शन के लिए फाइल जमा कराकर डिमांड नोटिस भी जमा करा दिया गया है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण डिमांड नोटिस वाली फाइल को क्लोज कर दिया गया। अब पुनः 200 रुपए की रसीद कटवा फाइल रीओपन कराने को कहा जा रहा है, जबकि समय रहते डिमांड नोटिस जमा करा दिया गया था। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता भूपेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि इनकी जलदाय विभाग की उपरोक्त फाइल अगस्त माह में रिजेक्ट होने के बाद सितंबर माह में डिमांड नोटिस जमा कराया गया है, इसीलिए इन्हें फाइल रीओपन करानी पड़ेगी। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे नेहरू। सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
ब्लॉक स्तरीय निष्पादन बैठक का आयोजन राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नौगांवा में किया गया। बैठक के दौरान रामगढ़ ब्लॉक के लगभग सभी राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। सीबीओ रामगढ़ अकबर खान ने बताया कि जिला स्तर पर 18 नवंबर को निष्पादन बैठक का आयोजन हो चुका है, जबकि ब्लॉक स्तर पर 22 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य किया जाना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नौगांवा में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान सम्मिलित हुए हैं। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में पीईओ शिक्षकों व विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली भौतिक व शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही समस्याओं का निस्तारण किया गया। यदि कोई उच्च लेवल की समस्या आएगी जिसका ब्लॉक स्तर पर निष्पादन नहीं किया जा सकेगा, उसे उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा। बैठक के दौरान स्कूल के नामांकन, शाला संबंधी, उजियारी पंचायत, पोषाहार, जन सहभागिता, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधी चर्चा की गई तथा शिक्षकों के समक्ष आ रही समस्याओं का निवारण किया गया। मंच संचालन जितेंद्र कुमार मोदी ने किया। बैठक में सीबीईओ अकबर खान, एसबीईओ विश्राम गोस्वामी, पीईओ रमेश पालीवाल, लीलाराम बी आर मीना, राम स्वरूप सहित अन्य संस्था प्रधान मौजूद रहे। हम आज नौगांवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में निष्पादन की मीटिंग कर रहे हैं। जिला स्तर पर यह मीटिंग 18 तारीख को हो गई है। हमें निर्देश दिए गए थे कि 22 तारीख से 26 के बीच में ब्लॉक स्तर पर की जाए, जो आज हम कर रहे हैं। इस मीटिंग के अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट सहयोग करते हैं और जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हमारे पीओ को, हमारे शिक्षकों को, हमारे विद्यार्थियों को जो आती हैं, भौतिक, शैक्षणिक, अन्य तरह की, उनको लेके बातचीत की जाती है, उनका निस्तारण किया जाता है। समस्याएं ब्लॉक स्तर से होती है, निस्तारित कर दी जाती हैं और अगर मान लो अगर उच्च लेवल की है तो उन्हें अग्रेषित कर दिया जाता है। किस तरह की समस्याएं आती हैं सर? जैसे स्कूल में मान लो नामांकन कम है, भराव कम है, उसको लेकर बातचीत होती है। शाला दर्पण रैंकिंग को लेकर होती है। वर्तमान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर बातचीत है। उजियारी पंचायत पर बातचीत है। हम पोषाहार पर बातचीत करते हैं। अभी कॉम्बो पैक्स वितरित किए गए हैं, उनके पर बातचीत है। जन सहभागिता पर बातचीत है। क्या किसी गार्जियंस के द्वारा भी इस संपादन समिति में या आपकी बैठक में अपनी समस्या को लेकर आया है कोई? नहीं, तो गार्जियन अपनी समस्या अपने पीओ तक, अपने संस्था प्रधान तक रखता है। वह समस्या अगर पीओ या संस्था प्रधान द्वारा निस्तारित नहीं की जाती है तो उसे यहाँ पर उठाया जाता है और उसका समाधान संस्था प्रधान को दिया जाता है। जीरोन मिस्टर इंडिया 2021 के अलवर के रविंद्र सिंह शेखावत फाइनलिस्ट रहे हैं। रविंद्र ने बताया कि देहरादून में हुए मिस्टर इंडिया के ग्रैंड फिनाले में वे 2021 के फाइनलिस्ट रहे हैं। इससे पहले चंडीगढ़ में हुए सेमिनल ऑडिशन में उन्हें फाइनल के लिए चयनित किया गया था। जीरोन मिस्टर इंडिया के फिनाले में मिस्टर वर्ल्ड रोहित खंडेलवाल और मॉडल साहिल खान रहे। रविंद्र अब आगे मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ रविंद्र पहले राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी भी रह चुके हैं। हॉकी के साथ इन्होंने थिएटर भी किया और मॉडलिंग में अपने करियर बनाने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए अलवर न्यूज।